तो हेलो भाइयों, स्वागत है मेरे आज की एक और नई वीडियो के अंदर। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं मारुति की बलेनो, जो कि होने वाले हैं। इसमें जो है 4 वेरिएंट आते हैं। एक आता है इसमें सिग्मा, एक डेल्टा आता है, एक जेटा आता है और एक अल्फा होता है। जो कि आज हमारे पास अल्फा है, बिल्कुल टॉप मॉडल। भाई ने इसमें बढ़िया अच्छी खासी मॉडिफिकेशन भी कर रखी है। और जो है इसका, अगर हम इसकी फ्रंट लुक से अगर बात करें तो ये कुछ भाई ने आगे से इसमें मॉडिफिकेशन भी कर रखी है बढ़िया। और जो है इसको थोड़ा बहुत स्टॉक सहित इन्होंने मॉडिफिकेशन भी कर रखी है। जैसे इसकी ग्रिल के साथ इसमें क्रोम आता है इसके फ्रंट में, और ये आपकी डीआरएल आ गई, और इसका प्रोजेक्टर है। ये इधर नीचे फॉग लैंप है, और यहाँ पे ये थोड़ी बहुत क्रोम फिनिश दे रखी है कंपनी ने, जिससे कि ये बढ़िया लुक देता है फ्रंट से। तो हम जो है भाई से मिलते हैं पहले, और जो है बात करते हैं भाई ने क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई है। तो देखो, ये इसके ओनर है। हेलो भाई, बढ़िया। तो बताओ भाई, अपना इंट्रोडक्शन दे दो भाइयों को। भाई मेरा नाम अभिषेक है और आप कहीं रहता हूँ इंडिया में। भाई पढ़ाई चल रही है और ऐसे कुछ स्पेशल तो है नहीं। तो भाई कौन कौन सी गाड़ी ओन करते हो आप? भाई एक तो ये बलिनो ही है और एक ऑल्टो है। इसके अलावा उसको काफ़ी टाइम हो गया, 16 साल हो गए उसको। तो उसमें भी करवाया था काम। अगर ऑडियंस चाहेगी तो वो भी दिखाएंगे कभी। फिलहाल तो मैं ये लेकर आया हूँ। तो भाई चलो इसके बारे में बता दो, आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई है, कैसे क्या खर्चा पड़ा, किस चीज़ का कितना प्राइस लगभग। तो सबसे पहले तो मैं ऑडियंस के लिए बड़ी चीज़ दिखाना चाहूँगा जो उनको यूज़ करने की ज़रूरत है। ये प्रॉक्टेन का ऑक्टेन बूस्टर है। जो आप सबको पता है इस टाइम पे एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। E20 पेट्रोल आपने सबसे सुना ही है इस टाइम पे, जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है इस टाइम पे। तो जितनी BS6 फेज़ 2 से पहले की कार है, फेज़ 2 आपका 2024 से पहले की जितनी कारें हैं, एक्चुअली 2023 मार्च के बाद की जितनी गाड़ियाँ हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन उससे पहले की जितनी हैं उनमें एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से फ्यूल लाइन्स में, इंजेक्टर्स में, आपके फ्यूल पंप में इशू आने के चांसेस रह सकते हैं। क्योंकि कोरोसिव नेचर का एथेनॉल होता है, तो वो पानी सक करता है एटमॉस्फेयर से। तो आपके जितना फ्यूल सिस्टम है उसमें मॉइस्चर आएगा तो रस्टिंग पकड़ेगा। इसलिए ये ऑक्टेन बूस्टर है। इसमें ये आपका अगर फुल टैंक है, जैसे इसका 37 लीटर्स का, आप सिंगल बॉटल डालोगे तो 95 रॉन पे आपका 2 से 3 ऑक्टेन तक का ये बूस्ट दे देगा। तो इससे एक तो एथेनॉल स्टेबलाइज होता है, प्लस आपकी जो ऑप्टिमल फ्यूल की परफॉर्मेंस आ सकती है वो भी आएगी। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सब यूज़ करें। ये खाली परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, बल्कि आपके फ्यूल सिस्टम को सेव करने के लिए। नो डाउट ये थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन अगर आपको ये कॉस्टली लगता है तो आप एटलीस्ट 3 फुल टैंक के बाद 1 फुल टैंक में इसको ज़रूर यूज़ करें। आपका फ्यूल सिस्टम बच जाएगा। तो बाकी इसमें जो जो मैंने करा रखा है ये लिस्ट बना कर लाया। तो वो इंजन से स्टार्ट करते हैं। सो 1.2 लीटर का इंजन है। इट्स 1.2 लीटर इंजन, एस्पिरेटेड इंजन। हायर कंप्रेशन रेशियो है, नॉट वेरी ट्यूनर्स फ्रेंडली, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मार्केट में लोअर कंप्रेशन रेशियो का इंजन आता ही नहीं है। और वैसे मारुति ज्यादातर जो है 1.2 लीटर ही प्रेफर करता है। और अगर नेशनल इंजन हाँ, है, डीजल इंजन वो फीएट सोर्स करते थे। 1.3 इंजन उनका था, वो उसी वो सॉरी गाइस, ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, तो डीजल इंजन था 1.3 उनका, वो उसी को सोर्स करते रहे, उसी को यूज़ करते रहे। उनके 17 साल तक वो इंजन चला है। सेम यही इंजन है, ये भी 15-16 साल से चल रहा है, बस इसमें थोड़े बहुत अपडेट होते रहे। हालांकि ये जो इंजन है, ये जो प्रीवियस जनरेशन बलिनो थी उससे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें डुअल इंजेक्टर आते हैं पर सिलेंडर। इसमें डुअल इंजेक्टर्स हैं, तो ऑन एन एवरेज कार्स में 4 इंजेक्टर होते हैं, इसमें 8 इंजेक्टर्स हैं। तो सबसे ऊपर आप देख ही सकते हो कि इसमें एक कोल्ड एयर इनटेक लगा हुआ है। ये KNN का कोल्ड एयर इनटेक है, कोनिकल। और जो इसकी ग्रिल के सामने है स्टॉक, जहाँ पे इसकी लोकेशन आती है वहीं पर है। जो स्टॉक पाइपिंग आती है उसकी हाउसिंग इनलेट यहीं पे थी, तो ये सामने रखिए ताकि इसकी ठंडक बिल्कुल जाती रहे। क्योंकि ये कोल्ड एयर इनटेक का मतलब ही यही होता है कि जितनी ठंडी हवा अंदर जाएगी उतनी ही परफॉर्मेंस आपकी बेटर होगी। अगर गर्म में हवा जाएगी तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे ऊपर यही है। तो इससे इंजन पे कोई इफेक्ट तो कुछ नहीं होता होगा? इससे नेगेटिव नहीं है, इससे पॉजिटिव्स ही हैं। आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपका थ्रोटल रिस्पॉन्स अच्छा होगा, आपकी फ्यूल इकोनॉमी बेटर हो जाएगी। और जो घुटा घुटा बहुत से लोग फील करते होंगे उनकी गाड़ी चल रही है, तो वो चीज़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जैसे आप इंसान हो, अगर आपकी एक नाक बंद करेगा कोई तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। सेम इसी तरह इसमें भी है कि अगर इसका ये एक तरह से गाड़ी के इंजन की नाक है,
इसमें जितनी हवा जाएगी वो उतना अच्छा ब्रीथ करेगा, जितना अच्छा ब्रीथ करेगा वो उतना ऑप्टिमल टेम्परेचर पे बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो सबसे ऊपर तो इसका एक कोहली के इनटेक है। फिर कुछ बहुत से इसमें मोड्स हैं जो आप मैं दिखा नहीं सकता, बट वो इसमें हुए हैं। जैसे इसमें आईबैक का फ्रंट स्वे बार लगा हुआ है जो इसकी रिजिडिटी हैंडलिंग की इम्प्रूव करता है। तो जितने शार्प कॉर्नर्स होंगे, शार्प टर्न्स होंगे, उस पर आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, कार की हैंडलिंग बेटर हो जाएगी। ठीक है, इसमें अभी लेफ्ट पीछे का और एक्स ब्रेस और रियर स्वे बार बचा हुआ है करवाना। फिर इसके बाद इसमें कॉयल पैक्स जो हैं ये बलिनो आरएस के हैं। ये कॉयल पैक्स चारों बलिनो आरएस से उठाए हुए हैं और इसके अंदर रुथेनियम के एनजी के रुथेनियम स्पार्क प्लग्स लगे हुए हैं जो आपके थ्रॉटल रिस्पॉन्स को अगेन इंप्रूव करेंगे, फ्यूल इकोनॉमी बेटर करते हैं और एक आपके इंजन को लॉन्ग लाइफ देते हैं। तो जितना अच्छा स्पार्क होगा स्पार्क प्लग से उतनी ही बेटर इंजन लाइफ भी रहेगी और आपका फ्यूल भी उतना ही अच्छे से बर्न होगा। फिर उसके बाद इसका नॉर्मल आपने गाड़ियों में देखा होगा ग्रीन कूलेंट यूज़ होता है सुजुकी की। इसमें कूलेंट अपग्रेड हुआ है। इसमें वॉक्सवैगन का रेड वाला जो कूलेंट आता है वो यूज़ हो रहा है ताकि जितनी हीट रेजिस्टेंस है उतनी वो कम हो और जितनी हीट डिस्पैच हो सके इंजन से उतनी ही बेटर रहेगा, क्योंकि गर्म इंजन फिर अगेन परफॉर्मेंस आपकी डाउन होगी, आपका इंजन ब्रीथिंग प्रॉब्लम देगी, आपका इंजन लाइफ कम होगी। ये ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर चलने वाली है, 5000 किलोमीटर बचे हैं इसके 1 लाख किलोमीटर होने में। और आज तक इसमें मतलब एक bhp के अप्रोक्स ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसका पावर लॉस हुई होगी तो हुई होगी। और आज भी वैसे ही 2-2.5 साल हो चुके हैं, आज भी इंजन वैसे ही इसका परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें 2.5 साल में 1 लाख चल गई। हाँ, ये 2.5 साल उसको हो चुके हैं। मैंने मार्च 2023 में ली थी 10 तारीख को और अभी आप कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट 2.5 साल हो चुके हैं। और अभी ये 95,700 किलोमीटर चल चुकी है, 94,700 समथिंग चल चुकी है, तो 1 लाख होने वाले हैं। इसका कूलेंट अपग्रेड के बाद फिर इसमें आता है परफॉर्मेंस रेडिएटर। इसमें रेडिएटर आपको इसमें रेडिएटर भी नहीं दिख पाएगा। इसमें परफॉर्मेंस रेडिएटर लगा हुआ है मिशिमोटो का। ठीक है, उसके बाद लो टेम्परेचर थर्मोस्टेट लगा हुआ है ताकि जितना कूलेंट की जो कूलेंट अपग्रेड हुआ है तो उसमें जो वेरिएबल आए हैं कि ठंडक में इंजन का टेम्परेचर जो लो होगा वो भी वो रीड कर सके, और परफॉर्मेंस जब आप गाड़ी भगा रहे हैं, आप अग्रेसिव ड्राइव कर रहे हैं, तो जो टेम्परेचर ऊपर जाएगा उसकी रीडिंग्स भी अच्छे से ले सके ताकि आपको हायर टेम्परेचर्स या एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स में भी गाड़ी की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर मिले। ऑन एन एवरेज का आप अगर किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कम होता है, तो कार की परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस दिखता है। बट लो टेम्परेचर थर्मोस्टेट की वजह से आपको वो भी नहीं इशू प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जितना पूरा सस्पेंशन जो है वो बलिनो आरएस का है। कॉज बलिनो आरएस में 10% स्टिफर स्प्रिंग्स और कॉइल्स और डैम्पर्स आते थे, तो इसमें बलिनो आरएस का सस्पेंशन है ताकि आप जब गाड़ी भगाएं तो आपको स्टेबिलिटी कॉर्डनिंग ज़्यादा बेटर मिले। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें फिर कॉस्मेटिक्स अपग्रेड्स आ जाते हैं, लाइक इसका फ्रंट स्प्लिटर किट आ गई, इसके एम स्टाइल मिरर कैप्स हो गए। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका ये ड्रैग स्ट्रिप स्पॉइलर आ गया। एक्चुअली लोगों को लगता है ये सिर्फ लुक के लिए होता है, बट अगर आप इसको प्रॉपर अच्छे से माउंट करवाते हैं, जैसे मैंने ये खाली टेप से नहीं, ये बोल्ट स्क्रूज से कसा हुआ है, तो ये आपको एक्चुअल में ड्रैग क्रिएट करता है। थोड़ा बहुत फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, इतना ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत आपको डाउन प्रेशर इंक्रीज करेगा ताकि आपकी कार जब हाई स्पीड्स में हो, ट्रिपल डिजिट स्पीड्स आप कर रहे हो, मोस्टली 120 प्लस, तो एक रियर से ज़्यादा बेटर हैंडलिंग प्रोवाइड करेगा बैक प्रेशर बना के, ताकि आपकी कार ज़्यादा बेटर परफॉर्म करे, आपको हैंडलिंग ज़्यादा स्टेबल लगे। मारुति कार्स में आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि स्टेबल नहीं है, ऐसी हैं वैसी हैं। अगर आप PSI टायर प्रेशर अगर सही रखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, नो डाउट। अपर सेगमेंट में तो नहीं कहूँगा, बट हाँ जिस सेगमेंट में ये आती हैं उस सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी। ठीक है, फिर उसके बाद आपके नॉर्मल फिर लाइट्स वगैरह हैं इसमें, जैसे ये वाली लाइट है,
ये रात में मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा। ये रात में वैसे तो यहाँ पे कंपनी का क्रोम वाली वो लगी हाँ, आती है ना, ये इसमें ये आपने ये ब्लैक। क्रोम ही है, इसको मैंने ब्लैकआउट करा दिया था तो इसके साथ फिर कॉम्प्लीमेंट्री वो मैच कर रहा था, तो उसके ऊपर ये लाइट्स लगभग हो डुअल गई। टोन सी रखी है आपने, 2 कलर में। हाँ वो ज़्यादा क्रोम भी अच्छा नहीं लगता मेरे को, तो ब्लैक और एक वो सिल्वरिश का वो एक्सेंट अच्छा लगता है इस पर। बाकी इसके इंडिकेटर्स एलईडी के हैं, बाकी ब्रेक लाइट इसकी एलईडी आती है। रिवर्स बल्ब्स इसके मैं अभी मतलब सोर्स कर रहा हूँ कहीं से अच्छे ब्रांड क्वालिटी के मिल जाएं, क्योंकि जो मार्केट में अभी रिवर्स के एलईडी बल्ब हैं वो ऐसे से ही हैं कि मतलब 6-8 महीने चलेंगे फिर ख़राब हो जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे मिलें जो मतलब थ्रो भी दें और लॉन्ग लास्टिंग भी हों। फिर पीछे इसके रिफ्लेक्टर्स आ गए, ये इसके एलईडी रिफ्लेक्टर्स हैं। फिर उसके ऊपर ये गार्निश है, बम्पर गार्निश है, नेक्सा की ओरिजिनल एसेसरी का ही पार्ट है। आप अगर नेक्सा स्टोर जाते हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे बहुत इजीली, फ्रंट एंड रियर दोनों में आते हैं ये। फिर उसके बाद आपको ये साइड में इसके फोर्स्ड अलॉयज व्हील मिलेंगे, ये 17 इंचेस हैं 17.5 जे के साथ। और टायर सेक्शन इसमें 215 45 R17 है। स्टॉक टायर साइज इसका 195 55 16 आता है। इसका रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से नो डाउट परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत हैम्पर होती है, बट इट्स ऑल अबाउट शार्पनेस। आप इनसे इतनी ज़्यादा इन गाड़ियों से इतनी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। एन इंजन हैं, अगर ये टर्बो चार्ज आते हैं या लोअर कंप्रेशन रेशियो इंजन आते हैं तो हम इनसे एक्सपेक्ट भी कर सकते थे कि ये इंजन ट्यूनर फ्रेंडली होते हैं, आप इससे ज़्यादा गेन्स कर सकते, बट इसमें ऐसा जैसा है नहीं। बाकी इसलिए ये तो भाई जैसे आपने ये टॉप मॉडल ली थी तो उसमें अलॉय आते हैं, तो फिर हाँ ये इसमें अलॉयज वाले। आते हैं। उसके जो स्टॉक अलॉयज थे वो हैवी वेट के आते हैं जो आपको ओवरऑल उतना मज़ा नहीं देते, तो मैंने वो वाले सेल आउट करे। फिर उसके बाद 16 इंचेस में मैंने दूसरे अलॉयज यूज़ करे, जब तक वो टायर चले मैंने वो यूज़ करा। फिर उसके बाद ये 17 पे शिफ्ट करा है। हाँ मैं इससे एक चीज़ कहूँगा कि हाँ आपकी फ्यूल इकोनॉमी 17 इंचेस पे आने के बाद बहुत हैम्पर होती है। मैं इसका टायर प्रोफाइल ढूंढ रहा था 205 45 17, बट मेरे को 205 मिला नहीं, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन इतने आते नहीं है। फिर वो चाइनीज़ साइड में जाते हैं ब्रांड और फिर वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो उनका भी मतलब नहीं है लेने का। तो ये इसके टायर्स इसके सैलून के हैं। नो डाउट इसका जो वेंडर है वो चाइनीज़ है, बट इनकी क्वालिटी इंडियन मार्केट में जो आपको टायर्स मिल रहे हैं उनके कंपैरिजन में बहुत से बेटर है। ये आपको ब्रिजस्टोन से तो बेटर ही प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी। अगर मैं इसकी पिक्स शेयर करूंगा, जो अंदर की इसकी वॉल है वो इतनी ज़्यादा काली है कि ऑन एन एवरेज टायर्स की इतनी रबर होती ही नहीं है ब्लैक, जितनी इसमें मटेरियल आया हुआ है। बाकी अगर आपको दिखाऊं तो इस हेडलाइट के ऊपर फोटोक्रोमेटिक प्रिंट हो रखी है। तो आपने आजकल नया ट्रेंड सुना होगा कि धूप में जब आती है तो वो हेडलाइट काली हो जाती है, तो सेम इस पर भी वही हो रखी है। बाकी नीचे इसमें GTR के FL301 के प्रोजेक्टर फॉगलाइट्स हैं। अच्छा एक चीज़ की जो है वो आपको मैं दिखाऊं जो दिख जाएगी इसकी मॉड्स में, गाड़ी को जाने देती है, आप इधर दिखाएं अगर तो इसका ये ऑल्टरनेटर चेंज है। ये परफॉर्मेंस ऑल्टरनेटर है 320 एम्पेयर्स का। ताकि इसका म्यूजिक सिस्टम मैंने अभी वैसे तो अपग्रेड करा नहीं है, मैं अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ ताकि इसमें हैवियर में जब मैं म्यूजिक सिस्टम यूज़ करूँ तो उसमें परफॉर्मेंस मेरे को अच्छी मिले। तो तो भाई म्यूजिक का शौक है आपको बढ़िया अच्छा खासा। हाँ मतलब ज़्यादा लाउड भी नहीं, बट हाँ जितना एक मतलब लो डी के सॉन्ग सुन सकें जिसमें एटलीस्ट इतना तो मतलब बढ़िया लगता है कि हाँ आप एक आपको ऊम्फ मिल रही है गाने में, आप अच्छी बेस में सुन रहे हो, एक क्वालिटी अच्छी है, आपको क्रिस्टल क्लियर वोकल्स आ रहे हैं, तो बढ़िया लगता है। तो भाई जैसे आप जो है ट्रिप वगैरह पे जाते हो तो फिर म्यूजिक सिस्टम से ऐसा नहीं होता यार गलत लगवा लिया ये तो, और बहुत ज्यादा कानों में दर्द वगैरह कुछ वैसा बेस वगैरह से। अगर वैसे मेरे को तो चलो आदत है, मेरे को तो 7-8 साल हो चुके हैं सुनते सुनते, तो
तो आओ भाई अंदर ही बैठते हैं, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी हो रहा है। अंदर ही बैठ के डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें काम हुआ है, कितने का लगभग। मैं फैन स्पीड कम कर देता हूँ। जैसे मैंने इसकी एम्बेड लाइट करवा रखी है, तो इसके लिए ये सिल्वर वाली ट्रिम उन्होंने खोली थी, ठीक है। गैप बनता है, बट जहाँ से मैंने काम करवाया, प्रो कस्टम कार्स या फिर डीजेस ऑटोमोटिव, दोनों एक ही ओनर के हैं, तो वो काम अच्छा करते हैं। उन्होंने लॉक्स अच्छे से फिट करे, तो इसमें गैपिंग भी नहीं आई, आवाज़ भी नहीं आती। और सेम इधर वाली की वायरिंग चली गई, इसलिए ये हटी हुई है। अभी कुछ गाड़ी में काम हुआ था, उस वजह से वायर हटी हुई है इसकी। बाकी जैसे उधर वाली आप ट्रिम दिखाओगे, तो इसमें ये फिट हुआ है, ये इसकी गैप में ही है। उन्होंने इसको अच्छे से फिट करा है, ये आवाज़ नहीं करता कभी भी। और जितनी भी ट्रिम्स हैं, अगर आप काम अच्छे से करवाओगे, अपनी नज़रों के सामने करवाओगे, अगर आप नॉलेज लेके थोड़ी सी अगर करवाते हो, तो आपको कभी भी अपनी गाड़ी से कोई ऐसा इशू नहीं आएगा कि आप ये सोचो कि यार ये चीज़ गलत करवा ली या ये नहीं करवाना चाहिए था। अगर आप अच्छे से नॉलेज लेकर आप काम करवाओगे, आपको अपने करवाए हुए काम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई अंदर से ये कुछ इसके नॉर्मल ये एसी वेंट्स हैं, ये कंपनी ने पियानो फिनिश में दे रखा है, जिससे कि एक थोड़ी अच्छी लुक भी आए। और ये आपका जो है ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल मिल जाता है, और ये आपका 9 इंच की एलईडी डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें कि एप्पल कार प्ले भी आता है, और जो है वायरलेस एप्पल कार प्ले आता है, या फिर आपको जो है केबल से चलाना पड़ता है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस इसमें चल जाते हैं, दोनों कनेक्टिविटी वायरलेस आती है इसमें, तो बढ़िया है। अच्छा कट गया। अच्छा, इसकी एक ऐसा इशू है जो आज तक कंपनी रिजॉल्व नहीं कर पाई है। आपने बहुत बार देखा होगा, आपकी अगर वायरलेस कनेक्टिविटी वाली कार होती है, तो अपने आप एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो कंपनी तो इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन दे नहीं पा रही कि वो कोई ऐसा अपडेट दें जिसमें आसपास की जो सराउंडिंग नेटवर्क्स हैं, या फिर कोई बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे नेटवर्क रिस्ट्रिक्ट करता है बाय नेचर, तो वहाँ पे वायरलेस कनेक्शंस डिफॉर्म करते हैं, प्रॉब्लम देते हैं। तो कंपनी ने तो ऐसा कोई अपडेट दिया नहीं है, और जो उसका बस एक ही सॉल्यूशन कहते हैं कि आप वायर यूज़ करो। बट आई एक्सपेक्ट कि मारुति जापान, ये R&D पूरी जापान में होती है, तो मारुति जापान कोई ऐसी अपडेट ऐसा दे जिसमें ये इशू इसका ख़त्म हो जाए। और एल्स वैसे तो बढ़िया काम करता है। बाकी इसका ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग पे एक कवर है, झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत से लोग इसको बोल देंगे कि ये कार्बन फाइबर वाला है, बट ये एक कवर है। तो इसमें ये कार्बन फिनिश आ जाती है, आपको इसमें एक सॉफ्ट टच मिल जाता है। बाकी ये ट्रिम इसकी OEM है, ये कंपनी देती है। बाकी पूरा स्टीयरिंग स्टॉक है, बस इसका ये कवर है। सही है भाई, स्टीयरिंग स्टॉक भी रखना चाहिए। बहुत से भाई जो है कार्बन फाइबर में जो है अलग से स्टीयरिंग लगवा लेते हैं कार्बन फाइबर वाली। तो जैसे मैंने देखा कि कार्बन फाइबर वाली स्टीयरिंग लगने के बाद तो वो स्टीयरिंग कभी आगे चल के कोई दिक्कत नहीं करती, या फिर कंपनी वाले जब सर्विस के लिए जाती है तो गाड़ी स्टीयरिंग में कभी कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो क्या कंपनी वाले उसको क्लेम करते हैं या नहीं करते? जैसे आजकल तो बहुत ट्रेंडी चीज़ हो गई है कि यही वाले स्टीयरिंग्स आपके लेंगे, इन्हीं में वो काम करके दे देते हैं। वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद उसके लिए मतलब वेट कर रहा हूँ कि मेरे को कोई मतलब जो इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है टेकोमीटर के साथ वाले, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ओवर प्राइस्ड हैं। तो एक एक्सपेंसिव होना डिफरेंट थिंग है, एक ओवर प्राइस्ड होना डिफरेंट थिंग है। तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, मैं खुद सोर्स कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से मेरे को अच्छे वैल्यू में मेरे को स्टीयरिंग्स मिल जाए। स्टीयरिंग में कोई ऐसा इशू नहीं है, आपका ये मेन एयरबैग होता है, अगर आप इसकी क्लिप्स अंदर से ठीक लगाओ और फिटिंग अच्छी हो तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी ये कंट्रोल्स हैं, ये आपको आफ्टर मार्केट मिल जाते हैं, तो ऐसा तो इसमें कुछ स्पेशल बचा नहीं। बस ये एयरबैग वाली चीज़ होती है, अगर आप ये ठीक से फिट करोगे आपको गाड़ी में कोई एरर कोड नहीं आएगा कभी भी। बाकी कंट्रोल इसके ठीक हैं और आप आफ्टर मार्केट यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो भाई जैसे भाई ने बोला इसमें एयर बैग भी, तो इसमें 6 एयर बैग्स आते हैं गाड़ी में पूरे। सेफ्टी पर्पस भी ये जो है ठीक है गाड़ी। लेकिन भाई अब मैं सेफ्टी की बात बोल दी है तो एक बात और पूछूंगा कि आप जैसे एक मारुति की ऑल्टो गाड़ी ओन करते हो, तो आपको जैसे पता था कि गाड़ी जो है मारुति की सेफ्टी इतना नहीं रहता, बिल्ड क्वालिटी ऐसी है, तो आप दूसरे बार में भी आप मारुति पे ही क्यों गए? आपने होंडे या फिर कोई बढ़िया गाड़ी और क्यों नहीं ओन करी? इसका एक बढ़िया मतलब ये बढ़िया अच्छा बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है। मेरे पास जो ऑल्टो है वो 2009 मॉडल है। 2011 से पहले की जो मारुति थी उनका लोहा ठीक था, बॉडी शेल इंटेग्रिटी तो बेकार ही थी, नो डाउट, जो बजट सेगमेंट कार्स थी, बट उनकी जो आउटर शीट का लोहा था वो फिर भी ठीक था। मेरी ऑल्टो का एक्सीडेंट हुआ था, खंबे में लग गई थी जाके, तो वो खंबा ही उखड़ गया था साथ में।
जितना गाड़ी में नुकसान आया उसके साथ साथ जो जिस चीज़ में खंभे में लगी वो खंभा भी पूरा चला गया था। हालांकि वो वहाँ पे 32 साल से खड़ा हुआ था, वहाँ के लोगों बता रहे थे कि इसमें बहुत सी गाड़ियाँ लगी लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं, तो वो निकल गया था। ऊपर वाले ने बचाया, नो डाउट कुछ हुआ नहीं मेरे को, बट हाँ ठीक है। बाकी ये चीज़ बहुत अच्छी है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि वो आपको पता था कि इसकी बॉडी शेल अच्छा नहीं है, सेफ्टी रेटिंग्स अच्छी नहीं है। तो एक इस चीज़ के लिए मैं एक मतलब जो लोगों को नहीं नॉलेज है मैं वो नॉलेज देता हूँ। ये वाला जो प्लेटफॉर्म है और जो इसकी बॉडी शेल इंटेग्रिटी है इस वाली जनरेशन की, ये प्रीवियस जनरेशन से ऑलमोस्ट डबल के हिसाब से बेटर है। अभी इसका रिसेंटली 2 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, एक बाइक वाला ऑलमोस्ट 60-70 की स्पीड में आ रहा था, उसने ध्यान दिया नहीं, एक साइड से 2 व्हीलर मुड़ रहा था, वो उसमें लड़ा और लड़ते सीधे आके मेरे दोनों दरवाज़ों में लगा था। जिस हिसाब से आवाज़ आई थी और जिस हिसाब की स्पीड इम्पैक्ट था, मुझे था कि गाड़ी बाहर से ख़त्म हो गई होगी। बट जब मैं बाहर से निकला, मैं उसकी फ़ोटो क्लिप्स आपको वीडियो में डाल दूंगा, तो इतना डैमेज नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होगा। माइनर डेंट्स थे जो इजीली डेंटिंग होके निकल गए, आपको पता भी नहीं चला होगा बाहर से कि ये डोर दोनों रीपेंटेड और रीडेंटेड है। तो बिल्ड क्वालिटी हाँ ठीक है, टाटा वाला लोहा तो नहीं है, बट ठीक है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये आपको मार ही डालेगी एक्सीडेंट में, नहीं, ये आपको बचाएगी। इस गाड़ी से मेरे 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं, दोनों बार बाइक वालों ने ला के मारी है, एक बार इधर और एक बार उधर वाले डोर पे। उधर वाले जब डोर पे बुलेट लगी थी आगे, तो तब भी ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था और अब भी इधर भी डैमेज नहीं हुआ। तो मारुति ने इम्प्रूव करा है। इसके बाद उन्होंने अपनी फ्रॉन्क्स निकाली, फ्रॉन्क्स में उन्होंने भारत एनकैप में 5 स्टार रेटिंग स्कोर करे हैं, और जो इनकी फिर डिज़ायर आई है उसमें भी उन्होंने 5 स्टार के रेटिंग स्कोर करे हैं। और अभी विक्टोरियस अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुई है 2 दिन पहले, तो उसकी भी 5 स्टार ग्लोबल एनकैप में रेटिंग्स आई हैं। तो मारुति नो डाउट इम्प्रूव कर रही है, दे आर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट्स बाय वॉट एवर दी मीन्स दे कैन डू। अच्छा, उनके पास एक रिस्ट्रिक्शन उनके पास जो आती है वो है कि मारुति के मोस्टली बायर्स या तो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली बायर्स हैं। तो अगर वो गाड़ी का लोहा ज़्यादा बढ़ा देंगे तो दो चीज़ें मेन इम्पैक्ट होंगी। प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट जैसे ये जब 2019 तक में ये वाली बलिनो 8-8.5 लाख की आती थी, और 2016-17 में 8-8.5 लाख की थी, फिर 19 में आते आते 9.5 लाख की हुई, और जब मैंने लिए मेरे को ये 11 लाख के ऑन रोड के अप्रोक्स के मिल पड़ी थी। तो ओवर द टाइम जीएसटी रेट्स बढ़ने के साथ साथ, चीज़ें बढ़ने के साथ साथ प्राइसेस बढ़े हैं। थैंकफुली अभी जीएसटी रेट्स कम हुए हैं तो कारें सस्ती हो गई हैं। बाइकर्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि 350 सीसी के ऊपर की जितनी बाइक्स हैं वो सब महंगी हो गई हैं, बट हाँ कारों में प्राइस कटिंग हुई है, तो ठीक है। अभी मेरे को तो ऐसा मतलब जिस हिसाब के मारुति वालों ने आपसे बलेनो का पैसे लिए हैं, जिस हिसाब के, उस हिसाब को आपको लगता है कि हाँ भाई वसूल है, इतने इस गाड़ी में है, इतना पैसा लगा लो, दे दो कि मिल जाती है गाड़ी की बढ़िया लुक, स्पोर्टी लुक। इस चीज़ का एक बहुत बढ़िया मतलब मैं एग्जांपल हूँ। आप मानोगे नहीं कि इस गाड़ी से जितने मैंने कांड कीड़े कर रखे हैं ना, किसी बलिनो ओनर ने गाड़ी को इतना रगेडली, इतना आप कह लो देसी भाषा में कि मतलब रैश ड्राइविंग करके तोड़ मरोड़ के किसी ने नहीं देखा होगा। मैंने इस कार को एक पुलिया सी थी, मैं हाई स्पीड में ड्राइव कर रहा था, अप्रॉक्स 180 के अप्रॉक्स होगा, तो पुलिया थी, मैं वहाँ से कार के साथ टेक ऑफ ही कर गया था, चारों टायर हवा में थे, 2 सेकंड के बाद टायर लैंड करे हैं। तो मैंने इस गाड़ी को हवा में भी उड़ा रखा है, मैंने इस गाड़ी को बोनेट के ऊपर के पानी तक में चला रखा है, मैंने इस गाड़ी को बर्फ़ में भी चला रखा है, और कहीं पे भी कार ने मुझे ये नहीं फील कराया कि फंस गए। इसने एक रुपये का मेरे को जस्टिफिकेशन दिया है। आप ओडोमीटर रेटिंग्स दिखाओ, 94,793 चल चुकी है, और अभी तक इस कार में मेरे को कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि मेरे को ये फील हो कि अरे यार नहीं ये नहीं लेनी चाहिए थी, इससे अच्छा मैं i20 ले लेता। मेरे दोस्त अच्छे से जानते हैं कि मैं अपर सेगमेंट की कार से इसको बढ़ा देता हूँ जब अगर रेस करने की बात हो। मैंने इवन इट्स अ फनी थिंग, कोई कंपैरिजन नहीं है, बट हाँ एक होता है ना कि आप जब चला रहे हो तो आपको अपनी स्किल्स पे भरोसा होता है। मैंने ड्राइविंग स्किल्स भी मैटर करती हैं। मैंने इसको ऑडीज, बीएमडब्ल्यूज, मर्सिडीज तक के साथ कम्पीट कर रखा है। नो डाउट दे आर बिगर कार्स, दे हैव अ बिगर इंजन, दे हैव मोर पोटेंशियल, बट इस गाड़ी ने मुझे ये फील नहीं कराया कि यार नहीं यार इसका टर्बो इंजन होता है, होता। नेक टू नेक मेरे को कम्पीट करवा देती है कि हाँ साथ साथ तो चल ही लूंगा, अगर वो आगे चल रही तो मैं उनके पीछे डिस्टेंस ना बढ़ने देकर साथ साथ तो चल ही लूंगा। इतना इस गाड़ी ने मेरे को मतलब खुश करा है कि हर जगह पे
कि ये मैं कहता हूँ 120 130 तक तो कोई इसके साथ मतलब इसके आगे नहीं जाएगा। उसके आगे हाँ इसका जैसे इसका गियर बॉक्स जो है वो टॉल गियर रेशो में आता है, तो इसके गियर्स की जो गियरिंग रेशो है बहुत लंबा लंबा है। तो 5th गियर तो इसका किसी काम का ही नहीं है, उसको कोई पावर नहीं है। 4th गियर तक है कि हाँ पावर इसका अच्छी है, पोटेंशियल अच्छा देती है। बाकी 180 तक जाती है, उसके बाद जो इतनी गाड़ियाँ ऊपर जाती हैं फिर तो इसकी लीग ही खत्म होती है। बट हाँ आपको 180 तक में कम्पीट करा देती है नेक टू नेक कि हाँ आप कुछ अच्छी चीज़ ही चला रहे हो, आपका पैसा वर्थ इट जा रहा है। आप ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि आपको अगर आप रोड पे चल रहे हो या फिर आप भगा रहे हो, या जैसे मैं आई एम बीइंग एंथुसियास्ट ड्राइवर, तो आपको ये फील कराएगी कि नहीं आपने गाड़ी गलत ले ली, आपको दूसरा इंजन लेना चाहिए था। ठीक है, जितना जो उस टाइम पे बजट था कार का उस हिसाब से मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी, क्योंकि मैं इसको डेली ड्राइवर यूज़ करता हूँ। मेरे को कोई भी काम होगा तो मैं गाड़ी से जाता हूँ, तो मेरे हिसाब से अगर मुझे भगानी हो तो भी बढ़िया मेरे को परफॉर्म करवाती है, फ्यूल इकोनॉमी देनी हो तो भी बढ़िया परफॉर्म करती है। अभी जैसे सिटी में चल रही है 15 की एवरेज आप देख सकते हो, गाड़ी खड़ी हुई है अभी भी, तो ये 15 की एवरेज मेरे को दे रही है और मैं इसी देती है ये हाईवेज पे। हाँ ये टायर जब से अपग्रेड हुआ तो थोड़ी सी रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से फ्यूल इकोनॉमी कम हुई है, वरना इसके स्टॉक टायर प्रोफाइल पे मैंने 26 तक का एवरेज इससे निकाला है। तो गाड़ी फ्यूल इकोनॉमी वाइज भी बहुत अच्छी है, पावर टू वेट रेशो भी इसका बहुत अच्छा है। 26 एवरेज 26 मैंने निकाला है, मैं वीडियोस उसकी भी शेयर कर दूंगा। ये टैंक टू टैंक है, मैंने इसका 26 का एवरेज निकाल रखा है इससे। वो भी ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही प्यार चला रहे हो, कुछ नहीं, क्रूज कंट्रोल सेट ऑन 90, इजी 26 की फ्यूल इकोनॉमी देती है। मैंने आपको बताया ना, अगर आप अच्छा एक चीज मारुति के ओनर्स के लिए जिनके पास K12 डुअल जेट इंजन है, आप इस कार में 95 ऑक्टेन का फ्यूल यूज करो। इंडियन ऑयल का 95 XP आता है, या फिर उसका भारत पेट्रोलियम का 95 पावर आता है, आप वो यूज करो, क्योंकि ये हायर कंप्रेशन रेशोज इंजन है। इनके कंप्रेशन रेशो जो है वो बाकी गाड़ियों के कंप्रेशन में ज्यादा है। इसमें इसके पिस्टन के ऊपर इतनी स्पेस नहीं होती कि ये ज्यादा एयर वहां पे छोड़ पाए, तो इसमें आप जितना बेटर फ्यूल यूज करोगे ये आपको उतनी अच्छी फ्यूल इकोनॉमी देगा। अगर आपकी स्टॉक कार है तो आप 95 ऑक्टेन यूज करो। मैं तो इसकी जस्ट वारंटी खत्म होने का वेट कर रहा हूँ ताकि मैं इसमें स्टेज 2 रीमैप करवा सकूँ, एग्जॉस्ट वगैरह चेंज करवा सकूँ। जस्ट वारंटी का इशू था, तो अभी वो खत्म हो जाएगी तो मैं करवाऊंगा। आप 95 ऑक्टेन यूज करोगे, आपका इंजन बहुत रिफाइंड, बहुत स्मूथ यूज आपको पोटेंशियल देगा। इसका अगर आप 91 रॉन या 92 रॉन जो फ्यूल नॉर्मल आता है इंडिया में, उसमें ये गाड़ी फुल टैंक आपको 450 से 500 किलोमीटर चल के देगी। वहीं अगर आप 95 ऑक्टेन यूज करोगे तो मारुति ओनर्स स्पेशली एवरेज के लिए देखते हैं, कोई परफॉर्मेंस की बात करता नहीं है। आप इसको 95 ऑक्टेन यूज करोगे तो ये आपको मिनिमम 600 किलोमीटर आपको फुल टैंक में चल के देगी ही देगी। 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, उसमें आपको 600 किलोमीटर तो ये इजीली देगी अगर आप 95 ऑक्टेन यूज करते हो। नो डाउट बहुत से लोग कहेंगे कि नॉर्मल फ्यूल 94 रुपीज़ पर लीटर आता है, और आप 95 ऑक्टेन लोगे वो 102-101 रुपये लीटर आता है। हाँ आपको वहाँ पे प्राइस आपको नो डाउट जब आप पे कर रहे होगे तो आपको फील होगा, लेकिन जब आप उसको कार में यूज करोगे, जब आप उसको एक्चुअल में यूज करोगे, तो आपको 1-1 रुपये आपका जो एक्स्ट्रा गया वो जस्टिफाइड लगेगा। आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आपका इंजन स्मूथ रहेगा, और आपको फ्यूल इकोनॉमी भी बेटर लगेगी। तो वहाँ पे वो प्राइस जस्टिस हो जाता है कि आपने जो फ्यूल के लिए एक्स्ट्रा पे करा है, विच इज़ ओके। चलो भाई, अब जो है इसका म्यूजिक सिस्टम की ओर बात करते हैं, क्योंकि अंदर से एक मेरे को भी थोड़ा क्रेज सा उठ रहा है कि अरे यार म्यूजिक सिस्टम इतना तगड़ा लगा रखा है, मैं भी सुनूं कि भाई म्यूजिक सिस्टम में क्या है ऐसा, कितना मस्त और बढ़िया होने वाला है। तो मैं इसके मतलब हार्डवेयर बता देता हूँ इस कार में क्या क्या यूज़ हो रहा है। हेड यूनिट इसकी स्टॉक है तो इतना अच्छा पोटेंशियल नहीं देती है। मेरा यही वाला भी सिस्टम मेरी पुरानी कार में भी यूज़ हो रहा था, तो उसमें आफ्टर मार्केट हेड यूनिट थी, तो वहाँ पे बहुत बेटर आउटपुट आता था इसके कंपैरिजन में। बट हाँ इसमें एक डिसेंट और एक क्वालिटी के हिसाब का आउटपुट बहुत अच्छा आता है। इसकी स्टॉक हेड यूनिट है, फिर इसके बाद पायनियर का DEQ S1000A प्रोसेसर लगा हुआ है। साउंड प्रोसेसर का काम होता है कि आपका जो सिग्नल आ रहा है हेड यूनिट से उसको स्टेबलाइज करेगा और आपको ट्यूनिंग पोटेंशियल देगा कि आप म्यूजिक सिस्टम की फ्रिक्वेंसीज को कितना बेटर और रिफाइन ट्यून कर सकते हो। DSP के बाद इसमें एक 4 चैनल सोनी का और एक सोनी का ही मोनोब्लॉक लगा हुआ है। हालांकि ये सिस्टम मैं अपग्रेड करूंगा बहुत जल्दी और फिर आपको चैनल पे भी दिखाएंगे। तो अभी के लिए इसमें 4 चैनल का सोनी लगा हुआ है और सोनी का ही मोनोब्लॉक लगा है। फ्रंट डोर्स में आपकी कंपोनेंट्स हैं JBL के GTO 609s,
ठीक है। और अच्छा, ट्विटर्स मैंने इसके स्टॉक रखे हैं क्योंकि आफ्टर मार्केट ट्विटर्स फिर वो कटिंग करनी पड़ती है, और इसमें ग्रिल आती है, मैश ग्रिल सी आती है, तो वो मेरे को ज़्यादा इसका लुक अच्छा लगता है कि क्लीन सा है। हालांकि मैं इसमें पिलर पॉट्स बनवाने की सोच रहा हूँ कि बनवाऊँ, आप कमेंट्स में बताएं कि मैं बनवाऊँ ना बनवाऊँ। तो स्टॉक ट्विटर्स हैं, इसमें क्रॉसओवर है, नीचे कंपोनेंट के मिड बेस लग रही है, रियर में इन्फिनिटी की रेफरेंस सीरीज के कंपोनेंट्स लगे हैं। फिर आपके सामने यहाँ पर एक सोनी का एक्सप्लोर सीरीज का रखा एक सबवूफर है जो बेस ट्यूब में लगा रखा है, मेरे पास एक्स्ट्रा रखे हुए थे तो मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए लगा लिया। और एल्स आपको भाई ने दिखाया था कि ये बूट में पायनियर की चैंपियन सीरीज 12 D4 थे। तो अच्छा, ये सेटअप दोनों तरह से रन करता है। अगर आप इसको एक SQ सेटअप, साउंड क्वालिटी सेटअप की तरह यूज़ करोगे तो आपको साउंड क्वालिटी भी देगा, और अगर आप इसमें डीकैफ या लो सॉन्ग चलाओगे तो उसका भी आउटपुट अच्छा देगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग्स में सुनवाऊँ कि कितनी अटैकिंग साउंड और क्रिस्टल क्लियर साउंड आती है। आपको ये इसका एक आउटपुट बेस सॉन्ग वाला सेटअप भी देता हूँ। एक बार डिक्की बंद करते खोल के, दोस्त ने बूट खोल दिया था तो मैं उसको कह रहा था। मैं आपको इसका एक बेस सॉन्ग का डेमो भी देता हूँ। ये भी नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग है, तो आपको जैसे एक डिसेंट आइडिया मिल जाएगा। And I check my stand. And my cash was looking truly beautiful. I think I'm going out stunned today. Watch. म्यूजिक सिस्टम तो आपने बढ़िया रखा है, लेकिन अगर आप ये बताओ, अगर इतनी बेस पे जितनी अभी आपने चलाई थी, अगर इतनी पे ट्रिप मारो तो फिर आपको भी दिक्कत होने लगेगी। करी है मैंने, इतनी ट्रिप्स करी है मैंने, इसमें 7-8 ट्रिप्स इसी सेटअप के साथ करी है। मैंने बताया ना, मेरे को तो आदत हो चुकी है, मैं 6-7 साल से ये सेटअप सुन रहा हूँ और मेरे को बोरिंग लगने लगा है, तो बहुत जल्दी इसको अपग्रेड भी करेंगे। मेरे को तो आदत है, जैसे अब दोस्तों को भी आदत हो चुकी है, साथ में रह के साथ में घूमते हैं, साथ में घूम कर हर चीज़ करते हैं, उनको भी आदत हो चुकी है। हाँ, एक आधे दोस्त हैं जिनको अभी भी ये इनटॉलरेबल लगता है, बट सबको आदत हो चुकी है, सब इस बेस के साथ चिल कर बिल्कुल कि भाई तू बजा, कोई दिक्कत नहीं है। सब किसी को आदत हो चुकी है इसकी, तो प्रॉब्लम नहीं होती अब। भाई मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आया जस्ट अभी, कि आपने ये जैसे टॉप मॉडल ली, आपको अलॉय भी चेंज कराने थे, मॉडिफिकेशन करानी थी, सब चीज आपको करानी थी लगभग, तो आपने सबसे बेस मॉडल पे क्यों नहीं गए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बाहर से नो डाउट बहुत से लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अपग्रेड करते हैं, बट उसमें एक चीज़ मिसिंग रहती है। मैं अच्छा आपको डिटेल वाइज लेके चलता हूँ। ये इसकी फ्यूल इकोनॉमी है, फिर उसके बाद ये इसकी फ्यूल इकोनॉमी की हिस्ट्री आती है कि आपकी 3 ट्रिप्स में कितनी एवरेज रही, ठीक है। फिर उसके बाद ये ड्राइविंग टाइम है
कि आपकी गाड़ी कितनी देर स्टार्ट रही। जैसे अभी मैंने रीसेट करा तो ये 1 2 3 से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये इसका आइडल स्टार्ट स्टॉप जो फीचर आता है उसमें आपने कितना फ्यूल सेव करा, आपकी बेस वेरिएंट में ये डिटेल नहीं आएगी आप। और इसमें जैसे ऊपर शो कर रहा है 43 मिनट्स, तो ये आइडल स्टार्ट स्टॉप पे कितनी देर खड़ी रही है टोटल, ये वो टाइम है। और नीचे ml में जो लिखा है 329 ml, ये आपका फ्यूल सेव्ड है, ये आपको बेस वेरिएंट में नहीं शो करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये इसका मोशन सेंसर है, गाड़ी किधर मूव कर रही है। बहुत अगर आपका कोई काम करने वाला जो मिस्त्री है अगर वो ठीक से वायरिंग करेगा तो चल जाएगा, वरना ये भी नहीं चलता है। ये कार रोलिंग के टाइम पे आपको मैं इसका इफेक्ट दिखाऊंगा क्या काम आता है। फिर ये इसके पावर टॉर्क फिगर्स हैं, ये आपको बेस वेरिएंट में प्रॉपर वर्क करते हुए नहीं दिखेंगे, काम करते हैं बट प्रॉपर वर्किंग नहीं है। इसका ये एक्सीलेटर और ब्रेक मीटर है, कितना आपने कितनी इंटेंसिटी से एक्सीलेटर दिया है ये वो चीज़ शो करता है। ये आपका काम नहीं करेगा उसमें। ब्रेक आपने कितनी इंटेंसिटी से, खाली दबाई नहीं, कितनी इंटेंसिटी से आपने दबाई है, मतलब सस्ती भाषा में बोलूँ तो कितनी दबाई है, ये आपको वो भी शो करता है। तो ये चीज़ें बेस वेरिएंट में नहीं है। फिर आजकल तो चलो एक अच्छी चीज़ है कि ऑटो डिमिंग IRVM उन्होंने आफ्टर मार्केट भी देना शुरू कर दिया। अच्छा, जैसे इसकी ये ग्लासेस हैं, इसमें जो टिंट हो रखी है उसके अलावा भी मैंने बताया कि ये ग्लास कंपनी फिटेड टिंटेड है, आपको ये फीचर मिस आउट कर जाओगे, ठीक है। फिर इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कार का मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। ये कार का डेटा है, ये आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये आपका रिफ्यूल के हिसाब से आपकी कितनी फ्यूल इकोनॉमी रही। फिर ये फुट लाइट सेटिंग्स हैं कि जो फुट लाइट्स कंपनी से भी लाइट्स आती हैं, इसमें आपको बताऊं ये आफ्टर मार्केट के अलावा भी इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी करके देती है। मैं आपको रात ही फोटो शेयर कर दूंगा, ऑरेंजिश कलर की वॉर्म वाइट कलर की लाइट्स आती हैं, वो आपके बेस वेरिएंट में आप मिस आउट कर जाओगे। ये डोर अनलॉक वाला फीचर है, ये उसमें आता है लेकिन ये बहुत ही हेक्टिक आता है बेस वेरिएंट में कि आप कैसे उसको एडजस्ट करोगे। ये लेन चेंज विंकर, इसका जो लेन चेंज इंडिकेटर है, ये लेन चेंज इंडिकेटर है, ये आप इससे ऑन ऑफ कर सकते हो। आप बेस वेरिएंट में ये चीज़ नहीं कर सकते। अच्छा, बेस में जो आप बहुत सारी चीजें मतलब मिस आउट कर जाओगे। जैसे ये AC मोड है, या आइडल स्टार्ट स्टॉप के टाइम पर आप इसमें AC मोड भी सेट कर सकते हो कि आपका AC कैसे वर्क करे, आपको कंफर्ट में रखे या आपका फ्यूल सेव करे या स्टैंडर्ड चले, ये चीज़ भी आप मिस करोगे। आपकी ये इतनी सारी वार्निंग्स वगैरह चीज़ें हैं, ये आपकी बेस वेरिएंट में मिस आउट कर जाओगे आप, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आप जो बेस वेरिएंट में नहीं ले सकते। ये यहाँ मार्केट में बहुत ट्रेंड चल रहा है कि बेस टू टॉप वाले मोस्टली मैंने परेशानी देखे हैं। यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं वो परेशान ही रहते हैं, उसमें से शायद आपके एक दोस्त भी हैं। मैं उस चीज़ में कमेंट नहीं करूँगा, बट हाँ बेस टू टॉप वाले बहुत से लोग परेशान हैं, ठीक है। मेरे दोस्तों का तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे दोस्त मेरे हैं, तो मेरे होते हुए भी अगर उनको दिक्कत हो रही है तो फिर मेरी दोस्ती बेकार है। तो मैं तो अपनी तरफ से उनकी पूरी हेल्प करने को तैयार रहता हूँ कि यार तुम्हारी कोई दिक्कत है, ठीक है मैं करवाता हूँ। लेकिन एक जनरल बंदा जिसको नॉलेज अगर नहीं है, वो कुछ 4-5 लाख रुपया बेस वेरिएंट लेके बचा लेता है, नो डाउट। ये जब अभी इस टाइम पे मार्केट में जब सेल हो रही है तो ये 11 लाख के अप्रॉक्स ऑन रोड आ रही है, और जो इसका बेस वेरिएंट है वो आपको 8 लाख के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो आपका 3-4 लाख रुपया वहाँ बच रहा है, आप उसमें 1.5-2 लाख का बाहर से काम करा भी दोगे, बट आपकी फिट एंड फिनिश में या कुछ चीज़ों में आपको ऐसी चीज़ें छूटी जाएंगी जो आपको फिर वो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम देंगी। जैसे आपका जो लोअर वेरिएंट आता है उसमें ये ट्रिम ब्लैक आउट बेयर प्लास्टिक आती है, ये आप बाहर से लगवा भी लोगे बट उसकी जो लॉक फिटिंग है वो अच्छी नहीं आएगी, वो कचर 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 बोलती रहेगी। ये इसका गियर नॉब है, ये टॉप मॉडल में ऐसा आता है, आप बाहर से फिट करोगे ये प्रॉब्लमेटिक ही रहेगी। आप बहुत सी मतलब मैं अगर हर एक एस्पेक्ट गिराने लगूं तो हर एक एस्पेक्ट इसका ऐसा है कि वो बेस वेरिएंट और अपर वेरिएंट्स को डिस्टिंग्विश कर ही देता है। जैसे इसकी माइक पोजीशन यहाँ पर आती है, ये लेफ्ट चैनल माइक है, ये राइट चैनल माइक है। आप आफ्टर मार्केट लोगे वो आपका एक यहाँ पे माइक लगा देगा। उधर वाला बंदा वो क्या कॉल पे बात नहीं करेगा क्या, उसको भी तो बात करनी है ना। तो ये लेफ्ट और राइट चैनल के माइक 2 स्टीरियो माइक्स कहलाएंगे। ये लगे ही इसलिए होते हैं ताकि पूरी कार की साउंड आए। जो पीछे दोस्त मेरे बैठते हैं अगर वो भी कॉल पे बात करेंगे या कोई भी आपका फैमिली मेंबर पीछे से बात करेगा, ये माइक्स आपकी वो आवाज भी अच्छे से पकड़ते हैं क्योंकि ये ट्यून ही इस कैबिन के हिसाब से करे गए हैं। ये आप लोग मतलब
करोल बाग स्पेशली इस चीज़ के लिए बहुत बदनाम है। वो कहते हैं नहीं सर चलता है, सब बढ़िया है, लगा दो लगा दो लगा दो। ऐसा नहीं है। कार R&D होकर आती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आती है, कंपनीज करोड़ों रुपए लगाती हैं, वो ऐसे ही नहीं लगाती। कस्टमर की आप जब कार लेते हो, कस्टमर सर्विस जो होती है वो, और कार आपकी कितनी प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकलिटी के लिए ही R&D होती है कि आप जब एक कार ओन करोगे तो वो आपको कितना आपको एक एफर्टलेस एक्सपीरियंस देती है। आप माइक बाहर से लगा लो, कभी तार निकल रही है, कभी आवाज़ नहीं जा रही, कभी इंजन स्टार्ट करने पे अल्टरनेटर की वाइन की आवाज़, सीटियाँ बज रही हैं, देसी भाषा में सीटियाँ बोलते हैं, सीटियाँ बज रही हैं, वैसे वो अल्टरनेटर वाइन कहलाती है, वो बज रही हैं, अलग सी आवाज़ें आ रही हैं, खटर पटर बजी पड़ी है। मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, किसी बंदे ने बलिनो ही मॉडिफाई करी थी, बाहर से काम करवाया बेसमेंट लेके, एक गड्ढे से निकाली पूरी गाड़ी, खटर 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 बज रही है। क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ का? आपने 8-10 लाख रुपया फूक भी दिया, फिर आप कह रहे हो बज रही है। कोई आपकी गाड़ी में आके बैठेगा, बज रही है खटर खटर खटर, वो बढ़िया नहीं है। और फिर टॉप मॉडल लेने के बाद एक फायदा हो रहा था, बहुत से जो बेस लेते हैं तो फिर उसे पूरी गाड़ी को खुलवाओ, खुलवाने के बाद फिर सारी चीजें नई नई, तो एक टॉप में ये है कि हाँ भाई कंपनी है, ट्रस्टेड है, कभी कोई दिक्कत आएगी तो कंपनी जाके वारंटी मिलेगी, सब चीज मिलती है आपको। अब जैसे इसका टॉप वेरिएंट है मेरे पास, तो इसमें एक ऐप आती है इसकी मारुति सुजुकी की। वैसे तो बहुत सी नेक्सा की ऐप्स आती हैं, जितने नेक्सा ओनर्स हैं उनको ये सारी ऐप्स डाउनलोड कर लेनी चाहिए, उनको फ़ायदा रहेगा। अभी जैसे ये इसकी सुजुकी कनेक्ट की ऐप आती है, अभी कार स्टार्ट है तो उसने कार शो कर दी कि स्टार्ट है, कितना फ्यूल रेंज बची है उसने वो शो कर दिया। आप देखिए 29 किलोमीटर्स ही है। एक्यूरेट फ्यूल इकोनॉमी आपको फ़ोन में भी शो करेगा, फ़ैन की स्पीड शो करेगा, सीट बेल्ट नहीं लग रही ये दिखाएगा, बैटरी आपकी ठीक है कि नहीं दिखाएगा, गाड़ी लॉक है कि नहीं है ये दिखाएगा। फिर आप इसकी डेटा लोगे तो आपका फ्यूल लेवल परसेंटेज में शो करेगा, AC ऑन है ऑफ है, ये सारी चीज़ें शो करेगा। पूरा आपको कार का डेटा, आप कहीं पर भी दुनिया में क्यों ना हो, ये आपको पूरी कार का डेटा देगा। ये इनका खुद का मैप है, कार किस जगह खड़ी है ये शो करेगा। फिर आपने जो ट्रिप्स ली हैं, आपकी कार कितनी चल के कहाँ से आई है, ये आपको पूरा डेटा शो करेगा। ठीक है, अगर मैं आपको कोई एक अच्छा सा एक डेटा दूँ हिस्ट्री में, अगर हो मेरी ट्रिप का, चलिए ट्रिप का नहीं है, ये वाला ले देते हैं, पुराना डेटा है, ये भी नहीं मैं कि ये बिल्कुल अभी का हो, आपको पुराना डेटा शो करता हूँ। इसमें ये मैप दिखा रहा है कार कहाँ कहाँ चल कर आई है। ठीक है, इसमें ओवर स्पीडिंग कहाँ पर हुई, कहाँ पे ब्रेक ज़्यादा लगे, कहाँ पे एक्सीलेटर ज़्यादा दिया गया, हर चीज़ शो करेगा। ये चीज़ें आप बेस वेरिएंट में ले नहीं सकते। ये देखो आप, इसमें स्कोर एनालिसिस है कि आपकी ड्राइविंग किस तरह की है। ठीक है, आपकी फ्यूल इकोनॉमी कितनी रही, आपने कितनी टाइम ट्रैवल करा, आपकी एवरेज स्पीड क्या रही, मैक्सिमम स्पीड क्या रही, ये ऐप में आपको शो करेगा। तो अच्छा, नेक्सा ने अभी ये चीज़ आपको बेस वेरिएंट्स के लिए प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है, बट एक जो चीज़ प्लांट से लगकर आ रही है और एक जो मैन मेड, क्योंकि प्लांट में तो मशीन से लग रहा है, हर चीज़ की R&D है, वहाँ मशीन फिटिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स उस हिसाब से हैं, हर चीज़ उस हिसाब से। लेकिन जो एक मैन मेड या फिर ह्यूमन इंस्टॉलेशन हो रही है, वो कभी आपकी फैक्ट्री फिटिंग्स नहीं बैठ सकती। ये सारी चीज़ें आपकी उसमें, जैसे टर्न्स किस तरह से लिए, ब्रेकिंग किस तरह से हुई, ये सब ठीक था कि नहीं, ओवरऑल रेटिंग, वो कहीं ना कहीं उसमें डिफ्रेंशिएशन आपको मिल जाएगा। मेरे एक भैया हैं, उन्होंने डेल्टा वेरिएंट लिया था, तो उनको ये चीज़ें नहीं मिलती, उन्होंने फिट भी करवाया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं ग्लिच करता रहता है। आपको इसमें डेटा एनालिसिस पूरा मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी चीज़ें एक ओवरऑल आपको कर ही देती हैं कि हाँ आपने पैसा अगर लगाया है टॉप वेरिएंट में तो आपका ठीक है, जस्टिफाइड है। आपकी नेक्सा में भी वैसे एक जनरल नॉलेज के लिए बता दूँ, आपके नेक्सा में भी ये डेटा रहता है और आपको वो देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि आप कैसे ड्राइवर हो, और ये चीज़ें फिर उनकी अपकमिंग कार्स में वो इस डेटा को यूज़ करते हैं ताकि वो आने वाली गाड़ियों को बेटर बना सकें, जो इंडियन रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे विक्टोरियस आई है अभी, आप उसका रिव्यू करने जाना भाई, आप उसमें दिखाना, उन्होंने हर चीज़ दे दी। उन्होंने ऐसी गाड़ी दे दी जो खुद के सेगमेंट को ही खा रही है और दूसरे सेगमेंट को भी खा रही है। उन्होंने ग्रैंड विटारा के ऊपर उस गाड़ी को रखा है, ग्रैंड विटारा उसने खुद खा ली, उसमें आपको पेट्रोल भी मिल रहा है, उसमें आपको CNG मिल रहा है, उसमें आपको हाइब्रिड मिल रहा है, उसमें आपको टर्बोचार्ज इंजन भी मिल रहा है, उसमें आपको ऑल ग्रिप भी मिल रही है। अब उन्होंने एक पूरा ओवरऑल पैकेज दे दिया कि मार्केट का कोई भी बंदा हो, आ जाओ हमारे पास आपके लिए प्रोडक्ट है। उसमें आपको CNG विथ हाइब्रिड एंड ऑल व्हील ड्राइव तीनों एक ही गाड़ी में, इससे बढ़िया क्या हो सकता है।
आपको एक ओवरऑल पैकेज दिया, और ये सारे डेटा एनालिसिस कैसे लेते हैं वो इन्हीं ऐप से लेते हैं। तो नेक्सा एंड मारुति इज डूइंग अ वेरी गुड थिंग, दे आर प्रोवाइडिंग बेटर थिंग्स फॉर द पीपल। लोग क्रिटिसाइज करते हैं मारुति को कि नहीं मारुति ऐसी है, मारुति वैसी है, बट डीप डाउन जो भाई का क्वेश्चन था कि मारुति ही क्यों ली, मुझे एक चीज़ थी कि हुंडई है, जैसे मैं लेता हूँ, मेरे भैया उनके पास i20 है, 2020 मॉडल है। उनको सर्विस के टाइम पे बहुत सी चीज़ों में माथा पच्ची करनी पड़ती है कि नहीं ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, उनके हिसाब से चीज़ें बहुत सी नहीं होती। टाटा आफ्टर सेल सर्विसेज में हाथ जोड़ूंगा, हमारे अरुण भाई थे, उनके किसी के साथ सर्वर ही फोड़ दिया था उनका, तो टाटा से तो खैर वो हाथ ही दूर रखो। महिंद्रा की सेल्स एंड सर्विस है, कभी कोई बत्ती बंद हो जाएगी उनकी, कभी कुछ बंद हो जाएगा। मेरे पास एक 300 और है, तो उसकी सेल्स सर्विस तो बहुत ही पुअर है। 300 भी मैंने 30,000 किलोमीटर रन कर लिया, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती, और उस गाड़ी मेरे को इतनी खास लगती नहीं है, वो फैमिली के हिसाब से यूज़ होती है। तो ओवरऑल इसका जो मेरे को पैकेज मिला है ना, वो ऐसा पैकेज है कि मैं इस गाड़ी को कहीं भी कुदा दूँ, कुछ भी प्रॉब्लम होगी नेक्सा बैठा है, करके देता है। आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ, इसमें जो स्प्रिंग्स लग रहे हैं, जो सस्पेंशन है RS का, वो उसके लिए मैंने पे नहीं करा है। मैंने नेक्सा से बात करी, एलिगेंट नेक्सा से नहीं करी थी, मैंने बाहर करी थी उसका, क्योंकि ये थोड़ी कंपनी के वॉल्यूशंस के अगेंस्ट है मेरे ख्याल से ये चीज़, तो उन्होंने इस चीज़ का जॉब कार्ड वगैरह नहीं खोला था, बट उन्होंने मेरे को इसके स्टॉक सस्पेंशन की वारंटी रिप्लेसमेंट में RS का सस्पेंशन दे दिया था। RS का? हाँ, वारंटी उसमें रिप्लेसमेंट में उन्होंने स्टॉक बलिनो की जगह RS का सस्पेंशन दे दिया था। जुगाड़बाजी है, आई डोंट रिकमेंड ये चीज़ आप करो, बट मेरे टर्म्स उनसे अच्छे थे तो उन्होंने मेरे लिए चीज़ कर दी। बट हाँ, ये चीज़ है कि इसमें RS का सस्पेंशन मैंने ऐसे सोर्स करा है, तो ये थोड़ा बहुत मार्केटिंग गिमिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, चल जाती हैं। आई डोंट रिकमेंड कि आप लोग ये करो, खामा आप लोग की गुडविल के लिए चीज़ ख़राब हो, या फिर जिस भी आप डीलरशिप पे चीज़ कर रहे हो अगर वो आपके लिए कर भी देता है तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है पेरेंट कंपनी से। तो आई डोंट रिकमेंड आप ऐसी चीज़ें करो, बट हाँ गाड़ी बहुत सही है, नो डाउट। भाई आप एक चीज़ और बताओ, आप जैसे आपको इतना टाइम भी हो गया गाड़ी लिए हुए, 2.5 साल हो गए, और आप जो है ट्रिप्स वगैरह भी मारते रहते हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ट्रिप्स वगैरह को रिलेटेड और गाड़ी से रिलेटेड? तो अभी रिसेंट के मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी लास्ट मंथ एंड में ही मैं स्पीति कंप्लीट करके आया हूँ इससे। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी से मैं स्पीति करके आया हूँ, जो ईजी नहीं है। तो अभी आपने वीडियोस में भी देखा होगा, इसमें सामने 2 इंच वाली जगह पर इसकी हिंच लगी हुई है। वो इसलिए लगी हुई है क्योंकि स्पीति में ग्राउंड क्लियरेंस का इशू हुआ था, एक जगह गाड़ी फंस भी गई थी, रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे, तो वहाँ पे खींच के निकालनी पड़ी थी। पिट थी, टायर उसमें नीचे चले गए थे और सेंटर से बॉडी चेसी आउट कर गई थी, मिट्टी पे टिक गई थी। तो स्पीति का मैं एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ। 16,000 फीट की हाइट तक मैं गया हूँ। कॉमिक वहाँ स्पीति वैली का सबसे हाईएस्ट पार्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट पार्ट कहूँगा, हाईएस्ट तो नहीं है, बहुत सी जगह है जो उस एल्टीट्यूड तक जाती हैं। कार ने इतना प्यारा और फिनोमिनल एक्सपीरियंस दिया है मेरे को कि अब मैं एक्चुअली लद्दाख भी जा रहा था, बट आप सबको पता है कि हिमाचल में फ्लड्स आ गए थे, और फ्लड्स में फंसा भी था मैं। 7 दिन मेरे को मनाली में अटकना पड़ गया था क्योंकि रोड्स बह गए थे। तो वहाँ पे मैं बिल्कुल तैयार था इसको स्पीति के बाद डायरेक्ट लद्दाख ले जाने के लिए। कार ने इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ था कि ये नहीं रुकेगी, हम भले ही थक जाएं लेकिन ये नहीं रुकेगी। तो स्पीति में इसके करके आया मैंने। इसकी बहुत जगह पे मतलब वाटर वीडिंग कैपेसिटी भी टेस्ट कर ली मैंने, रिवर क्रॉसिंग्स भी कर ली मैंने, कीचड़ में से भी निकाली है। वो एक ही जगह थी जहाँ पे कीचड़ में फंसी, और ये फंसी नहीं, बाकी नीचे से सिर्फ 3 जगह इसके पत्थर लगे, और पूरी स्पीति में उसके अलावा नीचे टच नहीं हुई। ये बहुत सी कंपनी मतलब लोगों का कहना है कि कंपनी ने इतनी नीचे गाड़ी दे दी है, ये है वो है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप बलिनो जैसी कार से भी आप स्पीति करके आ सकते हो, आप ग्राउंड क्लियरेंस का कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। फिर मैं इस गाड़ी से सिसु तक गया हुआ हूँ, उसके आगे मैं कभी अनफॉर्चुनेटली जा ही नहीं पाया, कभी बर्फ़ की वजह से तो कभी बाढ़ की वजह से। अब नेक्स्ट जब खुलेगा तो डेफिनेटली लद्दाख का मैं करूँगा, भाई के साथ शेयर करूँगा मैं उसका एक्सपीरियंस भी। तो इसके मैंने स्पीति पूरा कर रखा है, मैंने आधे से ज़्यादा उत्तराखंड देखा हुआ है, मनाली तो मैं 3-4 बार जा चुका हूँ इससे। और ऐसी जगह पे मतलब मैंने इसको एक्सपीरियंस करा है कि या बहुत सी गाड़ियाँ वहाँ फंसी जाती कीचड़ में, पानी में, जैसे मैंने बताया बोनट के ऊपर तक का पानी। ये थार तो है नहीं, बट ये आइडिया था कि हाँ इसका एयर इनटेक कहाँ पर है,
तो वहाँ तक अगर पानी नहीं पहुँचेगा तो इंजन इजीली परफॉर्म करेगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं देगा। भाई ऑफ रोडर वाले भी घबरा जाते हैं जब बोनट तक पानी आता है, आपने तो भी बलेनो कर दी अंदर तक। क्या करें, हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थोड़ा ढीला चल रहा है इस मामले में। अलीगढ़ के शहरों में ही बोनट तक का पानी आ जाता है। हाँ ये तो है, 1 घंटे की तो- बारिश पड़ी नहीं कि पानी पूरा भर जाता है। इसी सीजन की बात है, मैं उत्तराखंड की ट्रिप करके आया था, धनौल्टी टेहरी वगैरह होकर आया था। तो वहाँ से मैं जल्दी लौट कर आया कि बारिश से बच जाऊंगा, क्योंकि उधर बारिश एकदम सीरियस आ गई थी, बाढ़ वाली कंडीशन थी। मैं वहाँ से लौट कर आया हूँ, अपने शहर में बाढ़ भी पड़ी है। तो आई रिक्वेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट की थोड़ा रूट्स की इम्प्रूवमेंट करें, बिकॉज हम जैसे लोगों के लिए जो लो प्रोफाइल टायर यूज़ करते हैं, गड्ढे बहुत ही खतरनाक चीज़ है। क्योंकि मेरा एक टायर फट भी चुका है इस चक्कर में, गड्ढों की वजह से। मैं गाड़ी में सेटअप करवा के आया था टायर्स का, और नेक्स्ट डे ही मेरा गड्ढे में लग के टायर चला गया था एक। तो इट्स आर हार्ड अर्न मनी, और दिल से चीज़ें करवाते हैं। मनी इज़ अ डिफरेंट थिंग, चलिए आपने पैसा लगाया वो एक चीज़ अलग है, बट जो कार एंथुसियास्ट होते हैं वो अपनी गाड़ी में दिल से चीज़ें कराते हैं। और फिर कुछ ऐसी चीज़ हो जो बेटर फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से अगर आपकी कार में कोई डैमेज होता है तो वो बुरा लगता है कि मतलब हम इतना रोड टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, बट वो चीज़ हो नहीं रही है। नो हिट टू एनीबडी, बट ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि हाँ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए। गडकरी सर बहुत जगहों पे हाईवेज बनवा रहे हैं, और नो डाउट अच्छे हाईवेज बन रहे हैं, बट प्लीज़ थोड़ा शहरों की रोड्स को भी देखिए कि पानी भर रहा है या फिर रोड्स में गड्ढे बहुत हैं। मैंने कितने एक्सीडेंट्स देखे हैं जो गड्ढों की वजह से हो जाते हैं, बेचारे बाइकर्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। एक मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ था, जोमेटो वाले एक भैया थे, ऐसे ही होंगे 35-40 की एज के अराउंड होंगे, तो भैया तो नहीं कहना चाहिए, अंकल की एज के ऑलमोस्ट थे। जा रहे थे रात में, रोड पे लाइट्स नहीं थी, उन बाइक की लाइट इतनी सफिशिएंट होती नहीं है, उनके टायर गड्ढे में गया और वहाँ पे वो क्रैश कर गए, उनका पैर टूट गया। अब वो सिंगल अर्निंग थे अपनी फैमिली में, उनका पैर टूट गया, 1.5 से 2 महीना उनके प्लास्टर में लगेगा, फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी वो कराएंगे, टाइम लगेगा। तो उनकी फैमिली के लिए वो फाइनेंशियल लॉस तो है ही है, इंसान के साथ जो हो रहा है वो भी हो रहा है। तो भाई जैसे कि आपने इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया, तो भाइयों को ये और बता दो, आपने इसमें कितना मॉडिफिकेशन में कितना पैसा लगा चुके हो, और घर वालों का भी क्या रिएक्शन रहा उतने पैसे लगने के बाद? हाँ, ये घर वालों वाला टॉपिक बहुत अच्छा है। हर किसी का एक अपना अपना एक्सपीरियंस होगा घर वालों को लेकर। तो इन फर्स्ट तो मतलब जब मैंने ऑल्टो मॉडिफाई करी थी तो पापा इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि इस गाड़ी में कुछ नहीं होना, बट बॉयज़ बीइंग बॉयज़ हमने करा दिया। बट उनको ये था कि चलो ठीक है, जो करा रहा है अपने हिसाब से करा रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये मेरे 18th बर्थडे पे मुझे कार गिफ्ट मिली थी, तो उन्होंने कहा कि चल ठीक है, जो करा रहा है करा ले, ठीक है। मन डांटते तो है, ऑब्वियसली बहुत डांटते हैं कि इतना पैसा लगाता गाड़ी में, ये कर रहा है वो कर रहा है, बट ठीक है, वो कहते हैं चल शौक है कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी गाड़ी में पैसा तो आइडिया नहीं है कितना लग चुका है, बस हाँ एक लिस्ट लेकर आया हूँ मैं, तो आपको एक अप्रोक्स प्राइसिंग दे सकता हूँ मैं कि किस किस चीज़ का अप्रोक्स प्राइस कितना है। क्योंकि अप्रोक्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट में चीज़ें ऊपर नीचे प्राइसिंग होती रहती है, तो कभी कोई चीज़ महंगी हो, अगर अवेलेबल है तो सस्ती मिल जाएगी, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो महंगी मिलेगी। स्टार्टिंग विद द फ्रंट, इसका K&N का कोल्ड एयर इनटेक है जो अप्रॉक्स 6000 का है। फिर इसमें आईबैक का फ्रंट स्वेप आ रहा है वो 12 से 13,000 के अप्रॉक्स का है। फिर इसमें जो NGK के रुथेनियम स्पार्क प्लग्स हैं वो 8200 के हैं। फिर इसमें बलिनो RS के कॉयल पैक्स हैं, वो वारंटी की उसमें ही मेरे को मिल गए थे। इसका जो अपग्रेडेड कूलेंट है वो 1000 रुपीज़ पर लीटर के अप्रॉक्स है। इसमें 3.5 या 4 लीटर्स के अप्रॉक्स कूलेंट आ जाता है, तो वो 4000-3000 के अप्रॉक्स से कूलेंट हो गया। अच्छा, कूलेंट में ये रिकमेंड करूँगा कि आप पानी मिक्स करके ना करें, चाहे ग्रीन कूलेंट लें या रेड कूलेंट लें, कोई सा भी हो, पिंक येलो बहुत से आते हैं, टाटा के येलो भी आता है, तो आप कोई सा भी कूलेंट यूज़ करो उसमें पानी यूज़ ना करें। बेयर कूलेंट यूज़ करेंगे तो आपका जो कूलिंग सिस्टम है कार का वो ज़्यादा अच्छे से हीट टेम्परेचर को होल्ड करेगा ड्यूरिंग विंटर्स, और हीट एंटिसिपेशन आपकी बेटर करेगा ड्यूरिंग समर्स। तो आप पानी यूज़ ना करें क्योंकि पानी उसकी विस्कोसिटी को कम कर देता है। अगर भाई के चाहेंगे तो ये विस्कोसिटी और ये ग्रेड्स वगैरह के ऊपर हम एक अलग से वीडियो दे देंगे, तो ये आपकी हैम्पर नहीं होगी। कूलेंट के पास इसमें मिशिमोटो का परफॉर्मेंस रेडिएटर आता है विच इज़ अप्रॉक्स 65,000 रुपीज़। फिर इसमें लो टेम्परेचर थर्मोस्टेट है, उसकी मेरे को प्राइसिंग अब याद नहीं है तो मैं बता नहीं सकता। विच इज़ नॉट टू मच एक्सपेंसिव, ठीक है, एक ऑन एवरेज प्राइस पे आ जाता है। फिर बलिनो RS के सस्पेंशन है इसमें। आप इसको अगर परचेज करते हो ब्रांड न्यू तो आपको 10,000 के अंदर अंदर इसका फ्रंट का आपका सेटअप बैठ जाएगा।
विद कॉइल्स एंड डैम्पर्स, और सेम 10,000 का अप्रॉक्स आपको रियर का आ जाएगा। 20,000 का अप्रॉक्स आप बलिनो RS का, बलिनो ओनर्स के लिए सस्पेंशन आपको एक अच्छा मिल जाएगा। इसकी वारंटी आउट होने का मैं वेट कर रहा हूँ। इसके बाद इसमें KYB का सस्पेंशन मैं इंस्टॉल करवाऊंगा, विच इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम जापान एंड मेड फॉर सुजुकीज स्पेशली। उसके बाद इसमें स्पॉयलर है वो अप्रॉक्स 6,000 रुपीज़ का है। स्प्लिटर किट है वो अप्रॉक्स आपकी 3,000 से 5,000 रुपीज़ के बीच में आपको मिल जाएगी। जो इसके फोर्ज्ड अलॉय व्हील्स हैं, फोर्ज्ड अलॉय व्हील्स का मैं मतलब आपको बता दूं, ये नॉर्मल अलॉय व्हील से वेट में हल्के होते हैं और इनकी रिजिडिटी और स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। मैंने इस गाड़ी के जो स्टॉक अलॉय हैं वो भी बेंड कर दिए थे, तो आप समझ सकते हो ड्राइविंग कैसी। तो ऐसे में अगर आपके अलॉयज अच्छे हों तो वो कभी टूटेंगे नहीं। जितना आपने देखा होगा कि मायापुरी से या करोल बाग से लोग लगवा लेते हैं, उनके अलॉयज टूट जाते हैं, कैसे मेजर क्रैशेस हो जाते हैं। तो उन केसेस में आप अच्छे अलॉय यूज़ करो, आपको कभी ऐसी इशू नहीं आएगा, आपके अलॉयज बेंड नहीं होंगे। टायर आपका फट सकता है लेकिन आपके अलॉय बेंड नहीं होंगे। तो ये फोर्ज्ड अलॉयज हैं। अच्छा, अलॉयज के लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन और दूंगा कि ये पोर्शे GT3 RS के जो डिज़ाइन स्पेक्ट्रम आता है उसके एग्जैक्ट कॉपी अलॉयज हैं। आप देखना, उसमें पोर्शेस में ऑब्वियसली 20 या 21 इंचेस के अलॉयज आते हैं। ये 70 इंचेस हैं, बट एग्जैक्ट उसकी कॉपी है। और जो ब्रांड है ये भी जो मिशेलिन का OEM सप्लायर है उसी का एक सब ब्रांड है मास मार्केट व्हीकल्स के लिए। तो ये उस ब्रांड के प्रिंसटीन करके कोई ब्रांड है, उसकी अलॉयज हैं, फोर्ज्ड अलॉयज हैं। फिर उसके बाद ये जो टायर सेट इसका मेरे को पड़ा है अप्रॉक्स 60,000 रुपीज़ का है। फिर उसके बाद इसके LED इंडिकेटर बल्ब जो है 1,000 रुपीज़ पर पेयर के हिसाब से वो मिल जाते हैं। और इसका फॉगलाइट जो है FL301, ये मैं कोटेशन नहीं दे सकता क्योंकि आपको ये बहुत वेरिएबल प्राइस में आपको मिलते हैं। या आपको 7,000 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 11,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में आपको ये सेम प्रोजेक्टर मिलता है। तो आपकी अवेलेबिलिटी और आपके लोकेशन के एरिया से हिसाब से आपको इसकी प्राइसिंग मिलेगी। बाकी इसमें जो परफॉर्मेंस ऑल्टरनेटर लगा हुआ है वो 320 एम्पेयर्स का है और अप्रॉक्स 32,000 रुपीज़ का वो है। और छोटी मोटी चीज़ें ऐसे इसका स्टीयरिंग कवर हो गया, ये सारी चीज़ें, तो ये इसका ऐसे है नहीं। वैसे 1,500 रुपये का ये था। और जो इसकी हेडलाइट पे टिंट है वो 3,000 रुपये की हुई थी। और इसके ये एक्चुअल बैटमैन शब्द पे चढ़ा हुआ है। ये एक्चुअल में BMW M स्टाइल मिरर कैप्स हैं। BMW की जो M डिवीज़न की कार्स आती हैं उस सब में ऐसे ही साइड मिरर्स आते हैं, आपने नोटिस करा हो। तो ये 1,200 to 1,500 रुपीज़ के आपके ये साइड कवर्स आ जाते हैं। बाकी इसका जो म्यूज़िक सिस्टम है वो मेरे को आइडिया नहीं है, आपको मैंने लिस्टिंग दी हुई है। तो आप अपने जो कि जब मैंने ये लिया था तो उस टाइम ये सामान मार्केट में आया था उस टाइम पे, तो इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू जो अभी प्राइसिंग है मार्केट में। उस टाइम पे तो मेरे को ये OnePlus का तो मिला था पूरा सेटअप, अभी मे भी हो सकता है कम का हो। तो इसके तो मैं आइडिया नहीं दे सकता। आप अपने एरिया के हिसाब से अगर आपको ये सेटअप करवाना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी और इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है। हाँ, इसकी अब जो अगली इस गाड़ी का व्लॉग आप देखोगे उसमें आपको इसमें बहुत चीज़ें मिलने वाली हैं। इसकी ब्रेक्स अपग्रेड हो जाएंगी, इसका रीमैपिंग हो जाएगी, स्टेज 2 रीमैप करवाऊँगा। हेडर से लेके कंप्लीट एग्जॉस्ट आपका इसको मिल जाएगा। और सस्पेंशन इसमें आपको मैंने बताया KYB का मैं इंस्टॉल करवाऊँगा, वो चेंज हो जाएगा विद लोअरिंग स्प्रिंग्स। एक्चुअली डैम्पर्स उसमें एडजस्टेबल होंगे और उसकी कॉइल भी एडजस्टेबल होगी कि आपको राइड हाइट कितनी रखनी है, आप स्ट्रेंथ गाड़ी के हिसाब से कर सकते हो। तो बहुत सी चीज़ें इसकी आने वाली अपकमिंग ईयर में बहुत सी अपग्रेड होंगी। जैसे इसकी वारंटी की वजह से मैं वेट कर रहा था क्योंकि वारंटी वर्ड हो जाएगी और जिसके लिए मैंने एक्स्ट्रा पे करा है और वो चीज़ वर्ड कर दूँ तो अच्छी चीज़ नहीं लगती वो। तो अब इसकी वारंटी आउट होने वाली है 5,000 किलोमीटर्स बाद। तो अब इसकी जो अगली आपको सीरीज़ में मिलेगी वीडियो वो आपको बहुत ही बॉन्कर्स लेवल पे मिलने वाली है। तो गाइस एक चीज़ मैं और दिखाऊंगा, अभी जैसे बॉडी डैम्पिंग नहीं है बट नॉइस इंसुलेशन के लिए कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। इसकी जैसे रबर टाइम टू टाइम मैंने बताया आप चेंज करवाते रहो, विच इज़ अ सर्विस पार्ट। एक इसमें एडिशनल चीज़ है ये वाली रबर, ये इसकी रियर डोर पे लगती है। ये 100-150 रुपये की आपको मिल जाएगी, अच्छी खासी आती है। अगर आपके कार में और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे ये लग सकते तो आप वहाँ लगाओ। इससे ये होगा कि आपके जो डोर के बीच की ये स्पेस होती है, यहाँ से विंड नॉइज़ आ सकती है या फिर आपको बाइकों की, गाड़ियों की जो बाहर के एटमॉस्फेरिक साउंड है वो अंदर यहाँ से जो आता है वो आपको समो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, आपके डेसिबल्स वहाँ पे कट हो जाएंगे। तो आपके लिए बढ़िया चीज़ है, आप एक नॉइस इंसुलेशन कर सकते हो। आप कोई भी हो, इट डजेंट मैटर कि आप कार एंथुसियास्ट हो या ना हो, आपने कोई म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करा हो ना कराओ,
बट ये एक ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी को आपको एक कार इंटीरियर एटमॉस्फेयर को एक प्लेजेंट बना देगा कि अंदर से बाहर की शोर नहीं आता, तो आपको एक प्लेजेंट और सूथिंग एटमॉस्फेयर मिलेगा कार के अंदर जो आपको रिलैक्स रहने में फील करेगा। तो भाई मैंने जैसे कि इसके बारे में आपको पूरा कुछ डिटेल में तो बता ही दिया है, तो यही था मेरी आज की वीडियो में। और जो है ये वीडियो आपको लगभग आपको सारी डिटेल देगी। अगर आप भी एक बलेनो गाड़ी ओन करते हो और आप भी चाहते हो कि मैं भी हाँ कुछ मॉडिफिकेशंस करवाना चाहता हूँ, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप जो है देख सकते हो कि क्या क्या इस गाड़ी में हो जाना चाहिए और क्या नहीं। तो यही था बस आज की वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।